हेलो एवरीवन, वेलकम इन कंपटीशन कंजर्वेटरी। हम लोग आज इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस के साथ में आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। और दिस इज़ टोटली फ्री फॉर एवरीवन और ये चैनल हमेशा आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस के साथ में। वी हैव मोर देन 30 क्वेश्चंस टुडे और हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर क्लासेस। यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यस, तो इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट क्वेश्चन आज का है जी। देखिए, दिस कैरेक्टर कैन बी डिफाइंड इन वन फ्रेज। इट इज वन डायमेंशनल with one or two personality traits। ठीक है, such character is। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो में आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताया था। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल, वन डायमेंशनल। ठीक है, ये कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? जी हाँ, तो अगर वन डायमेंशनल कैरेक्टर की बात हो, ठीक है, वन डायमेंशनल कैरेक्टर कैसा होता है? उसके अंदर एक या दो क्वालिटी बस होती हैं पूरे प्ले के अंदर और वो ज्यादा कोई कुछ बदलाव नहीं आते उसके अंदर, सिंपल वो फ्लैट कैरेक्टर रहता है। तो हाँ, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फ्लैट कैरेक्टर। ठीक है, फ्लैट कैरेक्टर मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, एक्सप्लेन भी किया था कैसा होता है। आप ऐसे मान लो एक कट्टर पुलिस वाला है, मूवी के तौर पे ले लेते हैं। मूवी में एक कट्टर पुलिस वाला है जिसका रोल सिर्फ वही है, कट्टरता से बस पकड़ना, ये करना वो करना, अपना कट्टरता को दिखाना पुलिस वाला, है ना। तो ये क्या हो गया? फ्लैट कैरेक्टर, वन डायमेंशनल। उसमें ज्यादा कोई बदलाव नहीं आएंगे, वो वैसा ही रहेगा जैसा है। तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल कैरेक्टर्स और उसको बोलते हैं फ्लैट कैरेक्टर। ठीक है, इसके बाद में देखिए, राउंड कैरेक्टर जो होता है ये मल्टी डायमेंशनल होता है, इसमें बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, राउंड कैरेक्टर जिसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल। एक्टर कह सकते हो, जो हीरो होता है ना मूवी का, कभी वो रोता है ना, कभी वो कमजोर पड़ जाता है अपने माँ बाप को कमजोर देखकर, कभी वो ना गुस्से में आ जाता है, गुंडे के पीछे जा रहा है, मल्टी डायमेंशनल, है ना, उसको बोलते हैं राउंड कैरेक्टर। ठीक है, और डल कैरेक्टर किसको बोलते हैं? डल कैरेक्टर जिसका ज्यादा कोई इफेक्ट ही ना पड़े, जो बोरिंग कैरेक्टर एक साइड में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं डल कैरेक्टर। ठीक है, तो वन डायमेंशनल इज फ्लैट कैरेक्टर। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सच वर्ड और फ्रेज कैन बी यूज्ड इन डेली कन्वर्सेशन एंड इनफॉर्मल राइटिंग। इनफॉर्मल राइटिंग के लिए ऐसे शब्दों का यूज हो सकता है और फ्रेजेस का यूज हो सकता है। कैन बी यूज्ड इन डेली कन्वर्सेशन, आप डेली कन्वर्सेशन में ऐसे शब्दों और फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फॉर्मल सिचुएशन। और फॉर्मल सिचुएशन में ऐसे वर्ड्स का यूज, ऐसे फ्रेजेस का यूज नहीं हो सकता है। द टर्म फॉर सच वर्ड इज। ठीक है, ऐसे शब्दों के लिए कौन सा हम टर्म यूज करते हैं या कौन सा वर्ड यूज करते हैं? जी, करिकुलम तो पाठ्यक्रम होता है। अब पाठ्यक्रम को आप डेली कन्वर्सेशन में या इनफॉर्मल राइटिंग में कहाँ यूज करते हैं? नहीं करते हैं, तो दिस इज नॉट अवर करेक्ट ऑप्शन। कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट तो एक संदर्भ होता है ना, संदर्भ सहित व्याख्या लिखना, कॉन्टेस्ट लिखना, उसको संदर्भ बताते हैं आप, तो कॉन्टेस्ट तो वो हो गया। इसको भी आप डेली कन्वर्सेशन वगैरह में नहीं यूज करते हैं। ठीक है जी। कोलोक्वलिज्म, कोलोक्वलिज्म जो होता है इसको आप जो है डेली लाइफ में यूज करते हैं, फॉर्मल नहीं लिखते हैं। ये कौन से शब्दों को बोला जाता है? कोलोक्वलिज्म जो होता है ये किसको बोला जाता है? जैसे आपने कहा डोंट, वांट टू को क्या बोला? वाना। गोइंग टू को क्या बोला? गोना। तो ऐसे शब्दों का यूज आप डेली कन्वर्सेशन में करते हैं, बट नॉट इन फॉर्मल राइटिंग, उसमें नहीं हो सकता। तो ऐसे वर्ड्स के लिए टर्म दिया गया है कौन सा? कोलोक्वलिज्म। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट वन।
एन एरर इन जजमेंट कॉज्ड बाय इग्नोरेंस और सडन वीकनेस इज। जी हाँ, इस टर्म को क्या कहते हैं बताइए। एन एरर इन जजमेंट कॉज्ड बाय इग्नोरेंस और सडन वीकनेस। प्ले या नाटक में कोई ऐसी अचानक से सडन वीकनेस या किसी इग्नोरेंस के कारण कोई गलत जजमेंट होता है, उस सिचुएशन को, उस चीज को, उस टर्म को क्या बोलते हैं? जी देखिए, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हैमर्तिया। ठीक है, हैमर्तिया बोलते हैं उसको, हैमर्तिया। हैमर्तिया का मतलब होता है कोई भी ऐसा जजमेंट जो गलत हो जाए, एरर जजमेंट। अच्छा, इसको सिंपल वे में ऐसे समझ लो, बाहुबली मूवी देखी है ना, उसमें क्या होता है, शिवगामी देवी को भड़का दिया जाता है। ठीक है, वो जो जजमेंट देती है ना कि बाहुबली को मार दो कटप्पा से बोलती हैं, तो वो क्यों बोलती हैं? क्योंकि वो उनको भड़का दिया जाता है, गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो क्या हो जाता है, एरर जजमेंट होता है वो। ठीक है, उसको हमर्तिया बोल सकते हैं। तो जब डायरेक्टर लोग या आपस में बात करते होंगे तो क्या कहते होंगे कि ये सीन हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे हमर्तिया का यूज होना है। ठीक है, हमर्तिया मतलब उस सिचुएशन का यूज होना है जहां पे गलत फहमी फैलेगी। ठीक है, तो समझ जाइए, हमर्तिया मींस एन एरर जजमेंट कॉज्ड बाय इग्नोरेंस और सडन वीकनेस इज हमर्तिया। चलो, कम टू द नेक्स्ट वन। इन आयम्बिक देयर आर 2 सिलेबल। जी हाँ, ये एक फॉर्म है, आयम्बिक फॉर्म पोएम्स की। ठीक है, ये टेट्रामीटर्स के साथ में यूज होती है। तो इन आयम्बिक देयर आर 2 सिलेबल, द फर्स्ट इज अनएक्सेंटेड एंड द सेकेंड इज एक्सेंटेड। जी हाँ, जो आयम्बिक होता है इसमें क्या होता है, 2 सिलेबल होते हैं, तो पहले वाले पर उसको अनएक्सेंटेड रहता है, उस पर ज्यादा हम इसका क्या हुआ, अनस्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, दबाव डाल के बोलना किसी चीज पे, है ना। तो अनस्ट्रेस मतलब उसको ऐसे ही छोड़ देना है, उस पर दबाव नहीं डाल के बोलना है। लेकिन जो इसका दूसरा सिलेबल होगा वो रहेगा एक्सेंटेड, मतलब उस पर आपको स्ट्रेस डालना है, वो रहेगा स्ट्रेस्ड। ठीक है, उस पर दबाव डाल के, जोर डाल के बोलना होता है सेकंड सिलेबल पे। तो याद रखिएगा, आयम्बिक का में 2 सिलेबल होते हैं, द फर्स्ट इज अनएक्सेंटेड एंड द सेकंड इज एक्सेंटेड। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। यस, मार्टिन एस्लिन कॉइन दिस टर्म। ये इन्होंने एक टर्म बनाया था या लिखा था। द प्ले राइट्स stress the irritational or illogical aspects of life. They show that modern life is pointless and meaningless. Samuel Beckett and Eugene Ionesco are the best practitioner. The term is, ऐसा कौन सा टर्म है? जी हाँ, फ्यूचरिज्म, डिकॉन्स्ट्रक्शन, थिएटर ऑफ एब्सर्ड या बीट जनरेशन। बीट जनरेशन का तो मैंने बताया था लास्ट टाइम, बीट जनरेशन तो यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसी एक ग्रुप को बोला जाता ना जो मॉडर्निटी को फॉलो करते थे और ड्रग के एडिक्टेड हो गए थे और जैज म्यूजिक को फॉलो करते थे। ऐसे ग्रुप को हम लोग बीट जनरेशन बोलते थे, तो उसका यहाँ पे जिक्र नहीं है। ठीक है, अब बचे 3 आपके पास में, देखो बताओ जी। मार्टिन एस्लिन के द्वारा 1960 में एक बुक लिखी गई थी। ठीक है, उस बुक में इसका जिक्र करते हैं ये। मार्टिन एस्लिन कॉइन्स द टर्म, और वो टर्म क्या है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड, नकारों का थिएटर। और उसमें किसको रखते हैं, सैमुअल बेकेट को भी रखते हैं, यूजीन लेनेस्को को भी। हेरोल्ड पिंटर, सैमुअल बेकेट और यूजीन लेनेस्को को। ठीक है, हेजार्ड पिंटर को भी इसी में रखते हैं, हेलार्ड पिंटर। चलो, कम टू द नेक्स्ट वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। हुज नेम इज एसोसिएटेड विद ओरिएंटलिज्म। तो ओरिएंटलिज्म जो है ये किस से एसोसिएटेड है जी? हुज नेम इज एसोसिएटेड विद ओरिएंटलिज्म। चलिए 4 ऑप्शन है आपके पास में, जैक्स डेरिडा, रैनसम, फर्दिनांड या फिर एडवर्ड सैड। चलो बताइए जल्दी से। – 1978 में एक पुस्तक आती है ओरिएंटलिज्म, ठीक है, और ये लिखी गई है एडवर्ड सैड के द्वारा। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, ओरिएंटलिज्म। और इस पुस्तक में, इस बुक में इन्होंने एशिया और साउथ अफ्रीका को, एशिया एंड साउथ अफ्रीका को पिछड़ा और असभ्य की कैटेगरी में रखा हुआ है, ताकि ये पश्चिमी सभ्यता को अप्रूव कर सकें कि हाँ ये सही है, अच्छी है। तो इस बुक में इसका जिक्र होता है 1978 में। तो ओरिएंटलिज्म जो है एसोसिएटेड है एडवर्ड सैड से, ठीक है। चलो कम टू द नेक्स्ट वन। Which is the example of transferred epitaph? ट्रांसफर्ड एपिटफ का एग्जाम्पल कौन है? ट्रांसफर्ड एपिटफ किसको बोलते हैं? एक ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के साथ आएगा, ठीक है, एक एडजेक्टिव नाउन के साथ में आता है, ठीक है। अब वो एग्जैक्ट मतलब नहीं बताता है, बट उसका सेंस वही निकलता है, उसका सेंस निकलता है कि ये पर्सन के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली जो वहां पे होता है, जैसे चलिए मैं समझा देता हूं आपको। देखो यहां पे इवनिंग स्टार लिखा है, मतलब शाम का स्टार, तो यहां पे तो एग्जैक्ट मतलब इसका वही है। डार्कनेस विजिबल, ये तो अपोजिट वो हो गया, ठीक है। ड्रीमिंग हाउस, यहां पे देखिए एक एडजेक्टिव आया है नाउन के साथ में, ड्रीमिंग हाउस, ठीक है। हालांकि ये भी ऊपर वाला भी एडजेक्टिव आया है ना, इवनिंग स्टार, इवनिंग एज एन एडजेक्टिव लिया गया, इवनिंग का स्टार है ना। चलो ड्रीमिंग हाउस, यहां पे देखिए, यहां पे ये कैसे होगा? अब हाउस तो सपना नहीं देखते, सपना देखने वाला घर, तो एग्जैक्ट मतलब ना निकल के जो सेंस में निकलेगा, ठीक है, एग्जैक्ट मतलब ना निकल के जो सेंस में निकलेगा। ड्रीमिंग हाउस, हाउस कभी सपना नहीं देख सकता, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सपना नहीं देख सकता। दूसरी चीज क्या है, मतलब क्या इसका निकल रहा है? उस घर में रहने वाले लोग सपना देख रहे हैं, है ना, मतलब उसका वो निकल रहा है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिटफ, मतलब बोल तो ये रहा है ड्रीमिंग हाउस, लेकिन इसका ट्रांसफर कहां हो रहा है? घर में रहने वाले लोगों पर। इसके और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे आप क्या बोलते हो? स्लीपलेस नाइट्स, स्लीपलेस नाइट्स, जॉयफुल मॉर्निंग, अ वेरी रोड, जी। तो ये भी उसी तरीके के वर्ड है, इसमें भी क्या है? ट्रांसफर्ड एपिटफ है। कैसे है? स्लीपलेस नाइट, अब स्लीपलेस नाइट थोड़ी होती है, रात थोड़ी स्लीपलेस होती है, आप रात में स्लीपलेस रहते हैं, आपको नींद नहीं आती है जी। तो जब ये भावनाएं वही निकाले, है ना, भावनाएं या विशेषता वही बताए, इन सेंस तार्किक रूप से तो एग्जैक्ट वो नहीं लिखा होगा, लेकिन भावनाएं और विशेषताएं वही निकल रही होंगी जो वो बताना चाह रहा है। तो स्लीपलेस नाइट मतलब इसमें ट्रांसफर किसको कर रहा है? जो रात में सोते नहीं उनको ट्रांसफर कर रहा है। जॉयफुल मॉर्निंग, अब जॉयफुल मॉर्निंग थोड़ी होती है, वो आपको जॉयफुल लगती है, आपके लिए अच्छी लगती है, तो उन लोगों के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है जिनको ये जॉयफुल लगता है। अब वियरी रोड, ठीक है, बहुत ही कठिन रोड, अब रोड थोड़ी कठिन होती है, उस पे चलने वालों को वो रास्ता कठिन लगता है,
मान लो ऐसी रोड है जिसपे धूप रहती है, रोड भी टूटी फूटी है, बहुत लंबा रास्ता है, पतला रास्ता है, उस पे आपको जाना है, तो आप क्या बोलोगे? बहुत टफ रोड है भैया, अ वेरी रोड, बहुत ही कठिन। तो रोड थोड़ी कठिन होती है, आप चलते हो आपको कठिनता होती है उस पे, है ना, कठिनाई आपको होती है। तो ये भी क्या हो गया? ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, तो यहां पे ड्रीमिंग हाउस अवर राइट आंसर, बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विलियम शेक्सपियर वॉज द चाइल्ड ऑफ, विलियम शेक्सपियर किसके चाइल्ड थे? इनके माता पिता का नाम बताना है आपको। जोसेफ शेक्सपियर एंड मैरी जॉन, जी नहीं। विलियम शेक्सपियर एंड मैरी जॉन, ये तो खुद ही इनका नाम, इनके पिता का नाम सेम नहीं था। जॉन शेक्सपियर, जी हां जॉन शेक्सपियर। जैक शेक्सपियर एंड मैरी विलियम, नहीं। जॉन शेक्सपियर इनके फादर का नाम था और मैरी आर्डन इनकी मदर का नाम था। जो भी बच्चे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश टीजीटी, इंग्लिश टीजीटी वाले बच्चों को बताता हूं एक अच्छी चीज। 4 राइटर दिए गए हैं, उसमें पूछे जाएंगे 4 राइटर्स, और चारों जो राइटर्स हैं उनके जो फादर हैं वो सब जॉन हैं। देखिएगा, जाके चेक करिएगा, जितने भी चारों राइटर दे रखे ना, विलियम शेक्सपियर और मिल्टन और वर्ड्सवर्थ, आप सबके देखिएगा जाकर, सबके फादर कौन है? जॉन। ठीक है, चलो ये बहुत इजी चीज बता दी याद करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिल्टन इज सेड टू बी, मिल्टन किस एज के पोएट या राइटर माने जाते हैं? द फर्स्ट एलिजाबेथन, द सेकंड एलिजाबेथन, या द बिलेटेड एलिजाबेथन, या नन ऑफ दीज? चलो बताओ। अब एलिजाबेथन एज आपको निकालनी है। एलिजाबेथन एज जो थी 1603 तक रही। 1603 में एलिजाबेथ फर्स्ट जो क्वीन थी उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, एलिजाबेथ क्वीन जो थी फर्स्ट, उनकी 1603 में डेथ हो जाती है। और मिल्टन जो है, जॉन मिल्टन का जन्म ही 1608 में हुआ था। ही टुक बर्थ इन 1608, 1608 में इनका बर्थ ही हुआ है। तो ये एलिजाबेथन से तो बिलोंग ही नहीं करते हैं। तो फर्स्ट एलिजाबेथन से नहीं बिलोंग करते हैं, सेकंड एलिजाबेथन से नहीं बिलोंग करते हैं। बिलेटेड मतलब क्या होता है? उसके बाद आने वाले। ठीक है, तो ये उसके बाद आए हैं, तो ये क्या हुआ? अब बिलेटेड एलिजाबेथन। ठीक है, तो जॉन मिल्टन कौन है? अब बिलेटेड एलिजाबेथन। चलिए कम टू द नेक्स्ट। और अगर विक्टोरियन एज की बात हो तो विक्टोरियन एज रही है 18th सेंचुरी में। अगर कभी विक्टोरियन एज पूछ ले तो विक्टोरियन एज रही है 18th सेंचुरी में। अगर मिल्टन को ही सपोज पूछ ले, मिल्टन इज सेड टू बी, तो क्या हो जाएगा? बिफोर विक्टोरियन एज। ठीक है, बिफोर विक्टोरियन एज आ जाएगा उसमें, क्योंकि ये 18th सेंचुरी तक तो जिए नहीं है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। कैनोनाइजेशन मींस, जी हां, कैनोनाइजेशन का मतलब क्या होता है बताएं? डिक्लेयरिंग समवन अ सेंट, डिक्लेयरिंग कैनन, किल विद कैनन, या नन ऑफ दीज? बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसके पीछे, अभी बताते हैं, पहले आप गेस करो क्या होगा। जी हां, कैनोनाइजेशन, देखो यह एक आधिकारिक प्रक्रिया थी। यह एक आधिकारिक प्रक्रिया थी। और प्रक्रिया क्या थी? मरे हुए इंसान को, कोई अगर मर जाता था, मरे हुए को डिक्लेयरिंग समवन अ सेंट, मरे हुए आदमी को सेंट बनाना, ठीक है, संत बना देना। डिक्लेयरिंग समवन अ सेंट, मरे हुए एक आदमी जब मर जाता था उसको सेंट बनाते थे। ठीक है, फिर उसको कैनन में ऐड कर देते थे। क्या करते थे? फिर उसका नाम कैनन में ऐड कर देते थे। और कैनन क्या होता था? आधिकारिक लिस्ट, जिसमें सारे जो जिनका कैनोनाइजेशन होता था उनको ऐड किया जाता, उस लिस्ट में उसको ऐड करते थे। तो प्रक्रिया क्या थी?
किसी को मरे हुए को सेंट बनाना, उसके बाद में उसको कैनन लिस्ट में ऐड करना, इसी को बोलते थे कैनोनाइजेशन। गॉट इट? कैनोनाइजेशन किसको बोलते थे? ये प्रक्रिया जो होती थी इसको कैनोनाइजेशन बोलते थे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? कैनोनाइजेशन मींस डिक्लेयरिंग समवन अ सेंट। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। He is an MP of Buckinghamshire. He refuses to pay ship money tax. ये टैक्स देने से इन्होंने मना कर दिया था, which was unjustly, जो कानूनी नहीं था, levied by चार्ल्स फर्स्ट, किंग चार्ल्स फर्स्ट के द्वारा लगाया गया था, विदाउट द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, बिना पार्लियामेंट की अनुमति से। ठीक है, द रेफरेंस इज ऑफ, ये किसके बारे में कहा जा रहा है? ठीक है, कौन एमपी था उस समय पे जबकि ये बात हो रही है? तो उस समय पे हैम्पटन की बात हो रही। हैम्पटन जो है एमपी थे, ठीक है, बकिंगमशायर के एमपी थे। ठीक है, और ये एक जिम्मेदार भी थे, अमीर जिम्मेदार, कोई छोटे मोटे नहीं थे, अमीर जिम्मेदार भी थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, एमपी भी थे। तो इन्होंने मना क्यों कर दिया? क्योंकि एक तो ये अधिकार जो है शिप टैक्स लगाने का, शिप कर जो लगाते थे, ये पार्लियामेंट की अथॉरिटी के बिना नहीं लगाया जा सकता था। ठीक है, तो बिना इसकी सहमति से चार्ल्स फर्स्ट जो थे इन्होंने ये कर लगा दिया। ठीक है, तो क्या हुआ? इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि ये कर हम नहीं देंगे। ठीक है, इन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज टू पे शिप मनी टैक्स विच वॉज अनजस्टली लेविड बाय चार्ल्स फर्स्ट। ठीक है, तो हैम्पडन की बात हो रही है यहां पे। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। हु कॉल्स Wordsworth a mountain the most massive in the lofty range which called the romantic revival? कौन कहा जाता है? मतलब किसने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को माउंटेन, एक पहाड़ जैसा? ठीक है, किसने कहा है? चलो बताओ। इसको आप ऐसे याद रखिएगा। देखिए, जॉन क्रो रैनसम ने नहीं कहा है, सैम्पसन ने नहीं कहा है, रिकेट ने नहीं कहा है। किसने कहा है? जेसी स्मिथ ने कहा है। ठीक है, द डी ऑप्शन। वर्ड्सवर्थ को माउंटेन को जैसा किसने कहा है? जेसी स्मिथ ने। अब इसको याद रखना है तो कैसे याद रखोगे? जेसीबी से क्या तोड़ा जाता है? पहाड़ तोड़ा जाता है। जेसीबी किसको तोड़ती? पहाड़ भी तोड़ सकती है ना, जेसीबी से पहाड़ों को भी तोड़ दिया जाता है। तो पहाड़ जैसा किसने बोला है? जेसी स्मिथ। यहां पे जेसीएस है बस। चलो, मैंने ये बस याद करने के लिए बताया है, सीरियसली मत ले लेना जेसीबी कहां ऑप्शन में है। चलो, तो जेसी स्मिथ ने वर्ड्सवर्थ को पहाड़ जैसा बताया है, मैसिव लाइक माउंटेन। कम टू द नेक्स्ट वन। हु इज द ऑथर ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस विच इंस्पायर्ड शैली? शैली को इंस्पायर्ड किया था इन्होंने, कौन है ये? जी, ऑप्शन है आपके सामने, गॉडविन, मिल्टन, रोसिया और नन ऑफ दीज। तो ये जो भी हैं, इनकी बेटी का नाम है, अब गेस तो आपको करना है कौन है। तो ये जो भी है उनकी बेटी का नाम क्या है? मैरी शेली। और ये लेखिका हैं द मोस्ट फेमस राइटिंग फ्रैंकेस्टाइन की। फ्रैंकेस्टाइन की लेखिका है ये जी। बाद में सरप्राइजिंग है ये बाद में जाके जो ये शैली हैं, तो पीबी शैली की ये बीवी बनती हैं बाद में। मतलब जिनके बारे में पीवी शैली बोल रही है उनकी बेटी है, मतलब ये उनके बाद में ससुर बनते हैं। ठीक है, तो हु इज द ऑथर ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस विच इज इंस्पायर्ड शैली? शैली को इंस्पायर्ड किया था कौन है बताइए? या हो सकता है अपने ससुर जी को इंप्रेस करने के बारे में लिख दिया हो। चलो अच्छा, बताओ कौन है इसमें से, गेस करो।
एन इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस। 1793 में ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। 1793 में इसको पब्लिश किया और पूरा नाम क्या था? एन इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, जो कि लिखा गया था किसके द्वारा? विलियम गॉडविन। विलियम गॉडविन, जी हाँ, विलियम गॉडविन पीबी शैली के ससुर जी थे, बाद में हुए थे, ठीक है। चलिए, हो सकता है मैरी शैली को इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने ऐसा ऐसा बोला हो, है ना, बाद में ये इम्प्रेस हो गई हो, इनसे शादी कर ली, हो सकता है। चलो, कम टू द नेक्स्ट वन। अब मैं ऐसे इसलिए बोल देता हूं ताकि एक्ट से, उस एक्टिविटी से वो चीज याद रहे, ठीक है। हमारा माइंड जो है बातों को याद नहीं रखता है, एक्टिविटीज को याद रखता है, कहानियों को याद रखता है, इसलिए मैं कहानी जैसा बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। चलिए, नेक्स्ट वन। कीट्स वॉज अ ग्रीक हु सेड, कीट्स वॉज अ ग्रीक, ये ग्रीक हैं, ग्रीक थे, ऐसा किसने कहा था? बताइए। ये भी पीबी शैली ने ही कहा था, पीबी शैली ने ही ये कहा था। इनके ग्रीक साहित्यिक प्रेम, इनका जो कीट्स का ग्रीक साहित्यिक प्रेम था, उसकी रचनाएं, उसकी जो चीजें थी, उसको ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा ये पसंद करते थे, ग्रीक चीजों को, ठीक है, उसके बारे में लिखना, उसके साहित्य के प्रति प्रेम। तो वो सब देखते हुए पीबी शैली ने कीट्स के बारे में कहा था, कीट वॉज अ ग्रीक, ठीक है। हालांकि कीट को ग्रीक लैंग्वेज भी नहीं आती, इनको ग्रीक लैंग्वेज नहीं आती थी। ये इनकी सारी राइटिंग्स आपको इंग्लिश में मिलेंगी कीट्स की, लेकिन इनके इस प्रेम को देखते हुए इन्होंने ये बात कही थी, कीट्स वॉज अ ग्रीक, ठीक है। पीबी शैली ने कहा था, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, विलियम कौन थे? गॉडविन, विलियम गॉडविन के दामाद साहब पीबी शैली। द लिरिक ब्रेक 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 एक्सप्रेसेस टेनिसन्स अ ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ, टेनिसन ने जो ये महा पोएम लिखी है ना, बहुत ही फेमस, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो ये किसके ग्रीफ में, किसके दुख और दर्द में इन्होंने लिखी थी? इनके एक फ्रेंड थे, आर्थर हेनरी हेलम, आर्थर हेनरी हेलम। इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है ना, आफ्टर 20 ईयर्स, अचानक से ये मर जाते हैं। आर्थर हेनरी हेलम, इनकी डेथ हो जाती है यंग एज में, आफ्टर 20 ईयर इनकी डेथ हो जाती है। तो उसकी डेथ के आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ये एक राइटिंग लिखते हैं, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक है। बहुत ही फेमस राइटिंग है इनकी, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। किसके याद में लिखते हैं? अपने फ्रेंड, इनके ये फ्रेंड होते हैं, ठीक है, आर्थर हेनरी हेलम, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। माई लास्ट डचेस इज अ फेमस, ये क्या है? माई लास्ट डचेस जो ये राइटिंग है, ये क्या है? इसको बताना है आपको। सॉलिलॉक्यू है, या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, या ड्रामेटिक मोनोलॉग है, या फिर नन ऑफ दीज? चलो बताइए कौन सी है। दिस इज रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा इसको लिखा गया है, द लास्ट डचेस, माई लास्ट डचेस, ठीक है। और ये क्या है? दिस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है, दिस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये वक्ता के द्वारा, ड्रामेटिक मोनोलॉग किसको बोलते हैं? दिस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। और ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है, ये वक्ता के द्वारा मूक श्रोताओं के लिए बोला जाता है, ठीक है, डायरेक्टली, और जिससे जो पढ़ रहा होता है उसको लेखक के चरित्र का, मूड का,
और इन सब चीजों का पता लगता है कि वो क्या फील कर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। माय लास्ट टचेस में इसका यूज हुआ है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। लॉस ऑफ फेथ इन विक्टोरियन एज इज थीम ऑफ। विक्टोरियन एज में एक राइटिंग आई थी डावर बीच, बहुत ही फेमस। ठीक है, तो डावर बीच का जो थीम था फेथ, लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ मेनली था। यहाँ पे फेथ लिखा है, लॉस ऑफ फेथ। मॉडर्निटी के द्वारा जो रिलीजियस का फेथ में कमी आ रही थी, साइंस की चीजें बढ़ रही थी, तो इन सब चीजों पे डावर बीच को लिखा गया था। ठीक है, तो डावर बीच विक्टोरियन एज की जो बहुत ही फेमस राइटिंग रही है डावर बीच, और ये साइंटिफिक एरा जो बढ़ रहा था उसको लेकर, आधुनिकता को लेकर, इन सब चीजों के पीछे जो लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ थी, विश्वास की और हमारे रिलीजियस फेथ की जो कमी हो रही थी उसको ये शो करता है। तो इसकी जो मेन थीम थी वो क्या थी? लॉस ऑफ फेथ। और किसकी थी? डावर बीच। ठीक है, चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The general storehouse of images is the general storehouse of images is, बताइए। ऑप्शन 1 स्पिरिचस मंडी, इमेजेस स्टोर, या फिर इमेजिस्ट, या फिर नन ऑफ दिस। चलो ऑप्शन बताइए। दिस वॉज स्पिरिटस मंडी। Mainly this word is used by W.B. Yeats. Mainly this word is used by W.B. Yeats. ठीक है, मेनली इनके द्वारा यूज किया गया है, और ये एक लैटिन वर्ड है। संसार का ज्ञान, स्पिरिटस मंडी, लैटिन वर्ड है ये, लैटिन से भाषा से लिया गया है, और इसका मेनली जो मतलब होता है वो क्या होता है? संसार का सारा ज्ञान। ठीक है, तो इनका W.B. Yeats का मानना था कि जितना भी ज्ञान कवियों के पास में है, पोइट्स के पास में सारा कुछ है, वो सब हमारा कहाँ से आता है? स्पिरिटस मंडी से आता है। ठीक है, तो ये इनका मानना था। तो जनरल स्टोर हाउस ऑफ इमेजेस इज स्पिरिटस मंडी। चलो कम टू द नेक्स्ट वन। English poetry would have had no future without invaluable work done by Eliot. Whose opinion is that? किसने ये कहा है? ठीक है, ये आपको बताना है। English poet would have no future without। देखिए कीट्स के एलियट्स के बहुत सारे योगदान रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश पोएट्री में योगदान रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने सुधार किया है। तो इनको उस तौर पे कौन यहाँ पे बता रहा है कि इनके बिना पोएट्री और ही कहीं होती है और इस इतनी जो है सक्षम नहीं होती? तो किसने कहा है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चलो बताइए जी। फ्रैंक कैरमोड ने नहीं कहा, एल्बर्ट ने नहीं कहा है, इसको कहा है डेविड डिचेस ने। डेविड डिचेस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डेविड डिचेस ने ये कहा है एलियट के लिए, इनके बहुत ही जो है महत्वपूर्ण कामों के लिए जो इंग्लिश पोएट्री के लिए इन्होंने किया है। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। He taught in America universities during 1941 to 1945. He fell in love with Chester Coleman and considered this relationship as a marriage. But Coleman refused to accept this relationship. However, they continued to maintain the friendship and non-sexual relationship. He is, कौन है ये जी? ऑप्शन आपके सामने W.H. Auden, लार्किन, टेड ह्यूज और नन ऑफ दीज। देखो कितनी अच्छी स्टोरी लिखी हुई है, किसी के बारे में है ये, बताइए, पढ़ लीजिए इसको, बताइए कौन। यस, हु इज ही? ही इज W.H. Auden। ही इज W.H. Auden। ऑप्शन इज द राइट आंसर। W.H. Auden जो थे, इन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में 4 साल पढ़ाया, 1941 से लेकर 1945 तक, लगभग 4 साल इन्होंने वहां पे पढ़ाया है। ठीक है, ही फेल इन लव विद चेस्टर कॉलमैन। चेस्टर कॉलमैन नाम की एक लेडी होती हैं, उनके प्यार में ये पड़ जाते हैं। ठीक है, और वो उस जो वो
कहते हैं ना कि उस रिलेशनशिप को ये शादी ही मान लेते हैं, ही कंसिडर्ड दिस रिलेशनशिप एज अ मैरिज, इसको शादी ही मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन कैलमैन रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट, कैलमैन जो है रिफ्यूज कर देती हैं, आफ्टर सम टाइम शी रिफ्यूजेस, ठीक है। हाउएवर दे कंटिन्यू टू मेंटेन द फ्रेंडशिप, और लास्ट तक वो दोस्त की तरह तो रहते हैं, ठीक है, बट शी रिफ्यूज दैट रिलेशनशिप, ओके। तो ये ऐसा किसके साथ हुआ था? W.H. ऑर्डन के साथ में, ठीक है, ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Crow-Alites is a form his poetry collection, ये किस पोएट्री कलेक्शन से लिया गया है? Crow-Alites किस पोएट्री से लिया गया है? जी पहले अच्छा बता लो आप लोग, जी बताओ। जी हाँ, तो ये जो पोएट्री है इसका पूरा नाम क्या है? क्रो फ्रॉम द लाइफ एंड सॉन्ग्स ऑफ क्रो, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। और ये 1970 में आई थी, दिस केम इन 1970 बाय टेड ह्यूजेस, ठीक है। 1970 में इसको टेड ह्यूजेस ने पब्लिश किया था, और इसका पूरा नाम क्या है? क्रो फ्रॉम द लाइफ एंड सॉन्ग ऑफ क्रो, कौओं की लाइफ और सॉन्ग, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। लार्किन इन वॉन्ट्स रिवील हिमसेल्फ एंड हिज डिजायर, अपने आप को और उनकी इच्छाओं को क्या रिवील करते हैं? टू बी अलोन, टू बी नॉइजी, टू बी लविंग, टू बी रिच, क्या करते हैं बताइए? जी हाँ, बियॉन्ड ऑल दिस वी विश टू बी अलोन, जी अब बताइए। जी लार्किन की पहली वॉन्ट्स में पहली ही लाइन कौन सी है? बियॉन्ड ऑल दिस वी विश टू बी अलोन, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन ए, टू बी अलोन, रिवील्स हिमसेल्फ एंड हिज डिजायर टू बी अलोन, ठीक है, ओके। वॉन्ट्स पढ़ेंगे तो सबसे पहली ही लाइन यही आएगी। लीव्स ऑफ ग्रास अपीयर्ड ऑन, लीव्स ऑफ ग्रास जो ये राइटिंग है ये कब अपीयर होती है? जी इसको सेल्फ पब्लिश किया गया था, किसके द्वारा? वॉल्ट विटमैन के द्वारा। वॉल्ट विटमैन ने इसको सेल्फ पब्लिश किया था, ठीक है, और कब किया था? 4 जुलाई 1855, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 4 जुलाई 1855 को इसको पब्लिश किया था, लीव्स ऑफ द ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अल्फ्रेड हैबगर इज द बायोग्राफर ऑफ, जी अल्फ्रेड हैबगर ने किसकी बायोग्राफी लिखी थी? यहां पर डिकेंसन है, सॉरी डिकिंसन, अनीता देसाई, साल्विया प्लैथ, या फिर नन ऑफ दीज। चलो जल्दी बताओ अल्फ्रेड, हाँ कमेंट्स में बताइए।
जी हाँ, इस राइटिंग का पूरा नाम क्या है? माई वार्स आर लेड अवे इन बुक्स, लाइफ ऑफ एमिली डिकिंसन। ठीक है, तो ये बायोग्राफी किसकी लिखते हैं? अबाउट एमिली डिकिंसन। ठीक है, अल्फ्रेड हैबर्ग बायोग्राफर हैं एमिली, अल्फ्रेड हैबर्गर राइटर हैं किसके? डिकिंसन की बायोग्राफी के। ठीक है, चलो ये 2001 में लिखते हैं इसको। जी हाँ, ये कब आई थी? 2001 में। ठीक है, 2001। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। फ्रॉस्ट फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम, जो फ्रॉस्ट हैं इनकी पहली पोएम कब आई थी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पहली पोएम का नाम क्या है? जी, मेंडिंग वॉल, द गिफ्ट, आउटराइट, या फिर माई बटरफ्लाई, या फिर नन ऑफ दिस। चलो बताओ। 25। दिस इज एन एलिजी। चलो इतना बता दिए, ये एक एलिजी है। अब देखो इसमें एलिजी कौन कौन है? जी, एलिजी बताएं कौन कौन सी है इसमें। और ये आई थी 1894 में न्यूयॉर्क के एक समाचार पत्र में। पहले पेज पर पब्लिश हुई थी। कौन सी एलिजी है ये? माई बटरफ्लाई, फर्स्ट की पहली पब्लिश की हुई जो कविता थी, एलिजी थी, दैट वाज माई बटरफ्लाई। और ये एक न्यूयॉर्क के समाचार पत्र के पहले पेज पे पब्लिश की गई थी। ठीक है, इन 1894। लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स इज फ्रॉम गीतांजलि, इट्स सॉन्ग नंबर इज। देखो, गीतांजलि में रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी थी। ठीक है, उसमें कौन से नंबर पे ये लाइन ये आती है, कविता आती? लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग द बीट्स। ठीक है, तो ये आती है सॉन्ग नंबर 11। ठीक है, सॉन्ग नंबर इज 11, जहां पे कहा जाए लीव दिस चैंटिंग सिंगिंग एंड ऑल। चलो, तो 11 नंबर पे आती है। चलो, नेक्स्ट वन इज विच पोएट इज डिस्कार्डेड बाय एजिकील इन हिज रिव्यू ऑफ द फ्यूचर पोएट्री। द फ्यूचर पोएट्री के रिव्यू में, ये एक राइटिंग है द फ्यूचर पोएट्री, इसके रिव्यू में एजिकील ने किसको डिस्कार्ड कर दिया था कि मैं इनको नहीं मानता? ठीक है, टैगोर को, कमला दास को, अरबिंदो को, या फिर स्वामी विवेकानंद को? जी बताएं। 27। जी, रिव्यू मतलब समीक्षा करना। तो जब द फ्यूचर ऑफ पोएट्री की समीक्षा करते हैं तो अरबिंदो की जो शैली थी इसको ये नकारते हैं। ठीक है, नहीं मानते हैं। ठीक है, अरबिंदो की शैली को नहीं मानते हैं एजिकील। ठीक है, द फ्यूचर पोएट्री की रिव्यू करते समय, समीक्षाएं करते समय। चलो, कम टू द नेक्स्ट वन। कमला दास ऑटोबायोग्राफी वाज सीरियलाइज्ड इन। ऑटोबायोग्राफी इनकी किसमें सीरियलाइज की गई थी? मतलब आज पब्लिश। सीरियलाइज का मतलब क्या होता है? जब सीरियल आते हैं, आज आया, अगला एपिसोड कल आया, अगला कल, सीरियल वाइज जो चलता रहता है उसको सीरियलाइज्ड बोलते हैं। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी सीरियलाइज्ड हुई थी, मतलब पब्लिश हुई थी वन बाय वन सीरियल वाइज। किस पब्लिकेशन में आई थी ये पूछ रहा है। जी, द करेंट वीकली, द इलस्ट्रेटेड वीकली, द टाइम्स, या फिर नन ऑफ दीज? जी हाँ, तो ये एक बॉम्बे का न्यूज़पेपर था। और कौन सा? द करेंट वीकली। ठीक है, कमला दास की ऑटोबायोग्राफी इसमें सीरियलाइज्ड होकर पब्लिश की गई थी। ठीक है, द करेंट वीकली बॉम्बे का एक पेपर है, याद रखिएगा। ओके,
कम टू द नेक्स्ट वन। द कंप्लीट नेम ऑफ रामानुजन। जी, रामानुजन, यहाँ पे NU है। कंप्लीट नेम इनका क्या है रामानुजन का? देखिए, रामानुजन इंडिया से बिलोंग करते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर फादर के नाम को अपने नाम के साथ में जोड़ के ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इनके फादर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम था अट्टिपट असुरी कृष्ण स्वामी, ये इनके फादर का नाम था। अट्टिपट असुरी कृष्ण स्वामी रामानुजन के फादर का नाम है। अब देखिए यहां पे अट्टिपट कृष्ण स्वामी रामानुजन, ठीक है, इसमें ही मिल रहा है इसी ऑप्शन में सिर्फ। बाकी तो अल्फ्रेड कांत, अनुज करम, ये सब तो नहीं है। आवर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, कंप्लीट नेम जो है रामानुजन का क्या है? अट्टिपट कृष्ण स्वामी रामानुजन। चलो, कम टू द नेक्स्ट वन। In 1953, वेलकॉट मूव्ड टू। 1953 में वेलकॉट कहां मूव कर गए? जी, बताना है आपको। अमेरिका चले गए, जापान चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, या त्रिनिदाद चले गए? त्रिनिदाद चले गए। तो त्रिनिदाद बहुत टफ बोलने में लग रहा है ना, तो ये टफ जगह भी जाना पसंद करते थे। तो ये कहां चले गए? त्रिनिदाद। ठीक है, वेलकॉट जो है ये 1953 में, इन 1953 यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और अपने जो इनका प्लेस कौन सा था? सेंट लूसिया। इनका प्लेस जो था सेंट लूसिया था, इसको छोड़कर ये कहां चले जाते हैं? त्रिनिदाद। ठीक है, इन 1953 यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ये अपना सेंट लूसिया छोड़कर कहां चले जाते हैं? त्रिनिदाद चले जाते हैं। ठीक है, और वहां पे अपना एक प्रेस भी स्टार्ट करते हैं त्रिनिदाद को लेकर। ठीक है, कौन सा करते हैं? वहां पर ये त्रिनिदाद में 1959 में त्रिनिदाद थिएटर वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये इसके संस्थापना करते हैं जी 1959 में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, वेलकॉट ने त्रिनिदाद में किस वर्कशॉप की स्थापना की? तो 1959 में इन्होंने त्रिनिदाद थिएटर वर्कशॉप स्टार्ट किया था। ठीक है, चलो, कम टू द नेक्स्ट वन। टुडे वी हैव 35 क्वेश्चंस। In prologue, Ben Jonson attacks the plays of his contemporaries, particularly the plays of जी, बेन जॉनसन अटैक करते हैं किसके प्लेस के ऊपर? ये आपको बताना है। मिल्टन के, फ्लेचर के, शेक्सपियर के, या नन ऑफ दीज? चलो बताइए। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर के प्रोलॉग में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बेन जॉनसन ने एवरी मैन इन हिज ह्यूमर के प्रोलॉग में अटैक किया है किसके प्लेस के ऊपर? इन हिज कंटेम्परेरीज, पार्टिकुलरली द प्लेस ऑफ। देखिए, समकालिक इनके जो जितने भी रहे हैं सब पे किया है। ठीक है, सब पर अटैक करते हुए बोले थे। ठीक है, लेकिन बेसिकली पार्टिकुलरली द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, मेनली शेक्सपियर को अटैक किया था बोलते हुए। ठीक है, अपने प्रोलॉग में ये अपने सारे समकालिक को बोलते हैं, लेकिन मेनली इनका टारगेट कौन था? विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो अवर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑल फॉर लव इज रिटन इन। ऑल फॉर लव किस में लिखा गया है? वर्स लिब्रे,
लिरिक या बैलेड या वर्स, ब्लैंक वर्स में? बताइए जी। ऑल फॉर लव इज रिटन बाय जॉन ड्राइडन। पहली बात तो ये याद रखना है, ये इतना फेमस है कि पूछे नहीं जाएगा, इतना ज्यादा फेमस है। जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया ऑल फॉर लव, ठीक है। और ये लिखा गया है ब्लैंक वर्स में, ठीक है। इसका जो एम्बिक पेंटामीटर जो है, एम्बिक पेंटामीटर में ये लिखा गया है, ठीक है, जिसमें हर पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति में 10 शब्दांश होते हैं, ठीक है। एम्बिक पेंटामीटर में क्या होता है, प्रत्येक पंक्ति में 10 शब्दांश होते हैं, ठीक है। और इसमें राइम नहीं होता है, इसमें राइम नहीं होता है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लैंक वर्स। चलो कम टू द नेक्स्ट वन। आर्म्स एंड द मैन इज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। इट इज, आर्म्स एंड द मैन जो है ये एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। ये कितने एक्ट में लिखी गई है, चलो बताओ। आर्म्स एंड द मैन 3 एक्ट्स में लिखी गई है, ठीक है। और किसके द्वारा लिखी गई है? जीबी शॉ। जीबी शॉ ने इसको लिखा है और 3 एक्ट्स में ये लिखी गई है। एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, ठीक है, जिसमें रोमांस को बहुत ज्यादा टिप्पणी की है, सटायर मारे गए, व्यंग किए गए हैं। चलो, हु सफर्स सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन जस्टिस, एकांत कारावास, इसको बोलते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को क्या बोलते हैं? एकांत कारावास, ठीक है। तो जस्टिस जो है इसमें एकांत कारावास किसको मिला था जी? फाल्डर जो कैरेक्टर था जिसने $9 को $90 बना दिया था, ठीक है, उनको ये सजा मिली थी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, ठीक है जी। रुथ हनीवेल तो वही है औरत जो है जिसके लिए इन्होंने सब कुछ किया जी। जी, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस हैरोल्ड पिंटर एज अ ड्रामाटिस्ट? हैरोल्ड पिंटर को आप किस कैटेगरी में देखते हैं? तो अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था अभी सबसे पहले जी, थिएटर ऑफ एब्सर्ड वाला, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। तो आप किस कैटेगरी में रखेंगे? द थर्ड वन, ओके जी। तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद वेरी गुड क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।